C2 कनेक्शन विल बिल्ड अप फॉर CR40। CR40 क्या है? जो इनका असल एक्सप्लॉइट है जो उन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर मारना था, उससे इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने पहले इतने सारे स्टेजेस किए ताकि जब तक ये एक्सप्लॉइट डिलीवर करें तो कहीं ये ना हो कि इनका एक्सप्लॉइट भी एक्सपोज हो जाए, इसके ऊपर इन्होंने इतनी मेहनत की है और उसी के साथ साथ इनका पूरा टैग जाया चले जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने इनिशियल 2 स्टेजेस के उन्होंने एक पहले इनिशियल ड्रॉपर डाला, फिर उसके बाद टोटल कमांडर जो लेजिटिमेट एप्लीकेशन है उसको टेम्पर किया और फिर उसे इंस्टॉल किया, और फिर टोटल कमांडर ने आके आखिर में CR40 जब उसने देख लिया पूरा सेफ है टैग के लिए तो फिर उसने इंस्टॉल किया। फिर अच्छा, एक बार CR40 हो गया तो नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर उसके कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि उसने CR40 के अंदर कि आप विक्टिम के ऊपर क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। उसके अंदर एक कमांड लिखी हुई है जिसके अगेंस्ट क्या है, प्रोवाइड एक्सेस टू द कमांड लाइन इंटरफेस वाया नेम्ड पाइपलाइन। वो कमांड लाइन इंटरफेस का एक्सेस ले सकता है, यही ड्रॉपर CR40। डाउनलोड फाइल फ्रॉम C2, मतलब कि कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है तो उसे C2 सर्वर से डाउनलोड कर सकता है, या फिर जो C2 सर्वर जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है उसके ऊपर डाटा अपलोड कर सकता है। अगर बिलफर्स कोई स्कैन वगैरह चलता है, बिलफर्स वीकली स्कैन चल रहे होते हैं ईपी वगैरह के, तो उसने वो डिटेक्ट कर लिया, अच्छा भाई इस टाइम पे स्कैन चलता है तो वो इस टाइम पे स्लीप हो जाए ताकि वो डिटेक्ट ना हो, तो वो है। फिर बाद में एग्जिट प्रोसेस, जब पूरा टैग वगैरह हो गया तो एग्जिट करना है, तो उसने एग्जिट प्रोसेस की किस तरीके एग्जिट प्रोसेस की भी उसके अंदर फंक्शनलिटी है उस बैकडोर के अंदर, CR40 के अंदर। फिर उसके अलावा और क्या क्या है, राइट टू अ फाइल, टी हेयर पॉसिबली स्टैंड्स फॉर फाइल राइट टास्क, जो वहां पे शुरू में कमांड के अंदर टी लिखा हुआ है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आप किसी फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हो, जैसे कि जिस तरीके से जो आपके रैंसमवेयर्स होते हैं वो नोट लिख के जाते हैं, तो वो प्राइमरीली कौन सी फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि राइट टू अ फाइल, वो किसी फाइल को पकड़ते हैं उसके ऊपर राइट करते हैं और भाग जाते हैं, या फिर कोई फाइल स्पॉन कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं कोई फाइल। तो ये अच्छा, इसके डिस्कवर्ड विक्टिम्स क्या थे इस पूरे अटैक के। अच्छा, आगे मैं क्यों डिस्कस नहीं किया, अब तो ड्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है और इन्वायरमेंट जा चुका है, तो अब तो कुछ करने का फायदा नहीं है। अच्छा, ये इसके डिस्कवर्ड विक्टिम्स कौन कौन थे, इसके डिस्कवर्ड विक्टिम्स थे मिडल ईस्ट, एज अर्ली एज फरवरी 2023 से ये इसके विक्टिम्स आना शुरू हुए थे। एडिशनली देयर वर several uploads to a semi-public malware scanning services at a later stage, more specifically starting on December 12, 2023, with more than 30 submissions of dropper period up to the end of January 2024। 30 से ज्यादा सबमिशन हुई हैं इस ड्रॉपर की, मतलब 30 से ज्यादा विक्टिम्स इसके पास हैं। द मेजोरिटी ऑफ द अपलोड्स वर originated फ्रॉम मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में ही सबसे ज्यादा विक्टिम्स थे। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से मिले, और कहाँ कहाँ से हमें दिखे, वो थे साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, जापान एंड कनाडा, नीदरलैंड्स एंड US। तो ये इनके टोटल स्पेक्ट्रम था यूजर्स का जो कि हुआ। अच्छा, ये था हमारा पूरा टैग डॉन की होते ड्रॉपर मेलवेयर कैंपेन का, जो कि अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा हाइप में था ये भी। अच्छा, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट डिस्कसिंग स्टक्सनेट, जो कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो लॉन्च हुआ था, US और इसराइल ने मिलकर जो बनाया था, लेकिन वो IoT फोकस्ड है तो इस वजह से मैंने उसे डिस्कस नहीं किया। अच्छा, अब आते हैं इसको हम डिस्कवर करना होता तो हम किस तरीके से कर सकते। अच्छा, इसका जो पहला स्टेज था उसके अंदर हमने एक तो चलते हुए डिस्कस कर लिया था कि जो टोटल कमांडर था उसकी एग्जीक्यूशन को हम देखते और उसके ऊपर एक रूल वगैरह हम कॉन्फ़िगर कर दें या फिर उसके ऊपर एक्टिवली थ्रेट हंट करें। तो एक ये हमें एक चैनल मिल गया कि हम इस तरीके से थ्रेट हंट कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा, फिर दूसरा हम आते हैं, जब इनिशियल ड्रॉपर ने जो है आपके शुरू किया था पीबी ब्लॉक को छेड़ना और डिफरेंट यूटिलिटीज को लेना। फॉर इंस्टेंस कर्नल 32.dll जो है ना वो स्पेसिफिकली कुछ प्रोसेसेस हैं जो इसे एक्सेस करते हैं, और अगर उन प्रोसेसेस के अलावा आपको कहीं और से एक्सेस होते हुए दिख रहे हैं तो उसके ऊपर रूल बना लें या फिर इसके ऊपर एक्टिवली थ्रेटन करें और देखें कि उन्होंने किस वजह से यूज किया। तो इसके ऊपर पोटेंशियली हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे इनिशियल लेवल के ऊपर ही, जब ये एक्सप्लॉइट रन होना शुरू हुआ था, इवन बिफोर द एक्सप्लॉइटेशन, इवन बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ टोटल कमांडर। अच्छा, फिर दूसरा कि गेट प्रॉक एड्रेस का जो फंक्शन है वो किसी कमांड शेल के अंदर चल रहा है या फिर किसी ने किसी स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज चल रही है तो आप इस चीज को डिटेक्ट कर सको, तो आप इसके ऊपर डिटेक्शन कर सकते हो कि गेट प्रोसेस एड्रेस जो है अगर वो बिलफर्स किसी स्क्रिप्ट के अंदर चल भी रहा होगा
अदरवाइज नहीं चलता, क्योंकि फर्मवेयर लेवल के ऊपर ये चीजें ऑलरेडी हार्ड कोडेड होती हैं कि उसे कहाँ पे जाके कौन से फंक्शन को ट्रिगर करना है टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, एक हमारे पास ये जरिया आ गया। दूसरा कि उसने एक C2 चैनल जो बनाया है वो उसके अगेंस्ट आपका एक नेटवर्क कनेक्शन बना होगा। तो आप उस नेटवर्क कनेक्शन से हंट कर सकते हो कि अगर आपको कोई अनोमलस नेटवर्क कनेक्शन मिलता है, फॉर इंस्टेंस आपने जो अपना जिस पे हंट कर रहे हो उसे किसी आपने TI प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया और उससे आप मैच कर रहे हो कि अगर कोई मलिशियस C2 चैनल से कांटेक्ट हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर ले। लेकिन ये वही IOC वाला हंट है, इसके ऊपर क्या होगा कि जिसने इतनी सारी मेहनत की हुई है जो अभी हमने डिस्कस की, उसने इतनी सारी मेहनत की हुई है और किसी मलिशियस वेबसाइट को अपना C2 चैनल बनाएगा या फिर किसी मलिशियस IP को अपना C2 चैनल बनाएगा? नहीं, इट इज अ वेरी बोगस हाइपोथेसिस। तो इस वजह से हम IOCs के ऊपर हंट नहीं कर रहे होते। अच्छा, तो ये वाला C2 चैनल इस तरीके से डिस्कवर हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली आप नेटवर्क कनेक्शंस को देखो कि फॉर इंस्टेंस आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो फॉर इंस्टेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स या फिर कोई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक की हम बात कर लें, के इलेक्ट्रिक के अंदर ज्यादातर जो IT है ना, और जितने भी इनके जो कमांड सेंटर्स हैं जहाँ पे ये लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनके क्या नाम है इंजीनियर्स बैठे हुए होते हैं, उनके पास इंटरनेट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है एनवायरमेंट के अंदर, अलग से वो लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उस दौरान अगर कोई नेटवर्क कनेक्शन उनके डिवाइस से इनिशिएट होता है तो दिस इज समथिंग मलिशियस, तो आप इसके ऊपर हंट डाउन कर सकते हो। तो देयर आर सम हंटिंग क्यूरीज जो हमें नजर आ रही हैं इसके अंदर। हंटिंग क्यूरीज कुछ लोगों को अभी शायद मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो, तो फॉर देम आप जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाए कल वाला बूट कैंप तो वो जाके सुन लिएगा, वहां पे हमने पूरा थ्रेट हंट किया था। उसके अंदर जनरल क्यूरीज वगैरह की किस तरीके से आपके पास एक टेंजिबल हंट करने के लिए क्यूरीज जमा हो सकती हैं, वो आ सकती हैं। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ तो ये टेंजिबल क्यूरीज है, मैं वो एक एक क्यूरी लिख नहीं सकता हूँ, उसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, देन वी हैव, और किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने आगे देखा कि भाई एक बारी जब टोटल कमांडर आ गया तो टोटल कमांडर ने आगे क्या किया कि उसने चेक किया उन प्रोसेसेस को जो कि डिटेक्शन, मतलब कि हमारे जो सिक्योरिटी टूल्स हैं उन्हें डिटेक्ट किया एनवायरनमेंट के अंदर। जो उसने डिटेक्ट किया होगा तो उसने किसी तरीके से उस टूल से कम्युनिकेट तो किया होगा या फिर किसी ने तो कम्युनिकेट किया होगा। तो आप पहले तो ये देखो कि आपके जो सिक्योरिटी टूल्स जो हैं, जो उनकी एक्सीज हैं, जो कि एजेंट्स हैं आपके इंडिविजुअल सर्वर या फिर एंड पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर जो आपके क्या नाम है जो ये एक्सीज हैं, इसकी एजेंट्स जो हैं, इनसे कम्युनिकेट यूजुअली कौन से प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर उनके अलावा कोई और प्रोसेस दिखता है आप इसके ऊपर भी हंट डाउन कर सकते हो, इसके ऊपर भी क्यूरी बना सकते हो, इसके ऊपर भी आप रूल बना सकते हो। डॉन क्यू होते हैं मेलवेयर कैंपेन से डिफेंड करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है इसकी डिटेक्शन भी होती है कंप्लीट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड टोटल ऑफ 3 सिनेरियोज इन दिस बूट कैंप जो कि रियल वर्ल्ड थे। कल वी डिस्कस्ड लॉगबिट रैंसमवेयर। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया मिडनाइट ब्लिजर्ड का माइक्रोसॉफ्ट पे जो अटैक था। फिर हमने डिस्कस किया डॉन की होते ड्रॉपर मेलवेयर कैंपेन जो है उसको। अब वी विल मूव टुवर्ड सिग्मा सिग्नेचर्स एंड यारा सिग्नेचर्स। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सिग्मा सिग्नेचर्स के सिग्मा सिग्नेचर्स क्या होते हैं और इनकी जरूरत साइबर सिक्योरिटी के लैंडस्केप के अंदर क्यों पेश आए। अच्छा जी, सबसे पहले जो सिग्मा सिग्नेचर्स के ऊपर आते हैं, सिग्मा सिग्नेचर्स के अंदर क्या होता था कि अच्छा सिग्मा सिग्नेचर यूजुअली क्या करता है, सिग्मा सिग्नेचर आर जेनेरिक रूल्स। सही है, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन होगी। जेनेरिक रूल्स जैसे कि हम सीम के अंदर रूल बना रहे होते हैं या फिर किसी EDR के ऊपर रूल बना रहे होते हैं जिसके अंदर वो लॉग्स को देखते हुए बिहेवियर एनालाइज कर रहा होता है इन्वायरमेंट के अंदर, और कोई चीज सस्पिशियस है तो वो आपके सामने निकाल के प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो उसका यूजुअली लिखा हुआ है कि लॉग फाइल्स होती हैं जो कि सीम के अंदर होती हैं। सर्च को रिलेशंस करते हैं हम उस सीम से फिर, और मैन्युअल एनालिसिस करके हंट डाउन करते हैं हम थ्रेड्स को डिफरेंट। तो ये उसका लॉग फाइल से डिटेक्शन इस तरीके से हो रही होती है। अच्छा, उसके अंदर इवेंट्स हमारे पास सैंपल किस किस के होते हैं? हमारे पास अकाउंट के इवेंट होते हैं, लॉग इन, लॉग आउट, फेलियर, ऑथेंटिकेशन फेलियर वगैरह, इन सब के प्रोसेसेस के कौन सा प्रोसेस स्पॉन हो रहा है, उस प्रोसेस ने एक्शन क्या लिया है वगैरह वगैरह। फिर आपके पास विंडोज के इन जनरल लॉग्स होते हैं कि आपके विंडोज सर्विसेज, आपकी फायरवॉल की क्या इवेंट्स हैं।
फिर देयर आर मैनी अदर्स के आप डिटेल ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो, रजिस्ट्री कीज अपडेट हो रही हैं वगैरह वगैरह। फिर देयर आर एप्लीकेशन के लॉग्स, जैसे कि आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट आपके जो डेवलपर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न के लिए हमें हर एक्टिविटी के अगेंस्ट एक लॉग जनरेट करके चाहिए। तो वो उसे प्रोग्राम करता है, उसे कोड करता है बैठ के एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। फिर वो जब एक बार ये हो जाता है तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन के भी आपके पास लॉग्स आ रहे होते हैं। तो ये जनरल मुख्तलिफ लॉग्स होते हैं जिनकी लॉग फाइल्स जो होती हैं वो सीम में आगे कर रही होती हैं। और सीम के अंदर हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, सर्च कोरिलेशंस कर रहे होते हैं, मैनुअल हंट कर रहे होते हैं, और हम थ्रेड डिटेक्ट कर रहे होते हैं इन अ डेली लाइफ ऑफ अ सॉक एनालिस्ट। तो ये हम सीधा सीधा काम कर रहे होते हैं एज अ सॉक एनालिस्ट। तो सबके बीच में इसकी जरूरत कहाँ राइज हुई, सिग्मा सिग्नेचर की। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर कि लॉट्स ऑफ डाटा अवेलेबल ऑनलाइन बट इन एन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब यार हमारे पास हंट करने के लिए काफी सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, एनालिसिस जैसे अभी हमने पढ़े, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कुछ ये नहीं था कि हमारा एनालिस्ट पढ़े और फौरन ही कुछ करना शुरू हो जाए। मैं चूंकि एक अरसे से काम कर रहा हूँ तो मैंने वो देखा, और देखते साथ ही मुझे पता चल रहा था यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इस स्टेज में ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो मतलब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है एक। सेकेंडली हमारे पास क्या चैनल आया कि चूंकि डिफरेंट सीम टूल्स है ना, उसके अंदर डिफरेंट क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं, डिफरेंट तरीके हैं कि कहीं पे आप क्यूरी बस डायरेक्ट एडिटर के अंदर डाल के आप क्यूरी लैंग्वेज से लिखो, या फिर आपके सामने उन्होंने क्या नाम है डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर आप जीयूआई से ही इंटरेक्ट करते हुए आप क्यूरीज वगैरह कर लो। लाइक क्यूरेडार, कल हमने क्यूरेडार के ऊपर देखा था किस तरीके से जीयूआई से इंटरेक्ट करके हम क्यूरी लगा रहे थे। फिर दूसरा, मिक्सड इन्वायरमेंट्स होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर अलग अलग क्यूरीज लिखी जा रही हैं ओवरऑल। तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है कि अगर मैं स्प्लंक के अंदर एक क्यूरी बनाता हूँ किसी अटैक के ऊपर और वो लॉन्च करता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, बिलफर्ज पाकिस्तान के अंदर आजकल रूटकिट बहुत तेजी से फेमस हुआ, तो उसके ऊपर मैंने एक जेनेरिक सिग्नेचर मेरे पास कोई नहीं है, मैंने क्यूरेडार पे तो बना दिया, लेकिन कोई बंदा अगर स्प्लंक पे बैठा हुआ है, एज़्योर सेंटिनल पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? उसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ सिग्मा सिग्नेचर। सिग्मा सिग्नेचर के है क्या? ओपन सोर्स रूल सिस्टम टू बी यूज्ड बाय सीम के लिए यूज करने के लिए एक ओपन सोर्स इन्होंने रूल सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बना दिया कि हर कोई इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर लिखेगा, जिसके बाद आपके सामने एक जेनेरिक रूल बन जाएगा। मैप्ड ऑन लॉग इवेंट्स के ऊपर मैप होता है ये नहीं है कि कल जैसे मैंने नोट पैड के ऊपर लिखा था ऐसे ही, वैसा नहीं है, ये पर्टिकुलरली मैप हो रहा होता है लॉग इवेंट्स के ऊपर। इसके अलावा ये रूल जो है वो YAML के अंदर लिखा जाता है। YAML की फुल फॉर्म है आयंट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज ही है, लेकिन आयंट अ मार्कअप लैंग्वेज। खैर, तो आखिर में इसकी एक ओपन रिपोजिटरी है, आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगी, इसके अंदर काफी सारे रूल्स उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं। उसके अंदर जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं नए रूल्स बना बना के, और अक्सर आपको जब कोई नया मेलवेयर आता है या फिर कुछ होता है तो उसके अगेंस्ट आपको ये सिग्नेचर जेनेरिक मिल रहे होते हैं, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर फॉरन इससे प्रोएक्टिवली डिफेंड कर सको, या फिर एटलीस्ट थ्रेट हंट करके देख सको कि कहीं ये तो नहीं है कि जो अभी मेलवेयर निकला है वो आपके एनवायरनमेंट में पहले से एग्जिस्ट करता। तो फॉर दैट रीजन। अच्छा जी, सो आगे हो जा। Thank God। अच्छा, आगे है अब हमारे पास इसके यूज केसेस क्या हैं, वो काफी सारे मैंने बता भी दिए, लेकिन एक बार फिर से पढ़ भी लेते हैं। डिस्क्राइब द डायरेक्शन मेथड एंड मेक इट अवेलेबल, वही चीज के डायरेक्शन मेथड क्या है वो बताता है हमें। इसके अलावा अवेलेबल करता है क्रॉस ऑल सीम्स के किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इन्वेस्ट इन जनरेटिंग रूल्स फॉर सिग्मा एंड यूज ऑन मेनी डिफरेंट सीम सिस्टम्स, डिफरेंट सीम सिस्टम्स के ऊपर किस तरीके से सिग्मा जो है वो रूल जनरेट करता है, उसने ये कैपेबिलिटी दी। यूज सिग्मा टू शेयर द सिग्नेचर विद अदर थ्रेड इंटेल कम्युनिटीज, वो जो मैंने आपको बताया कि गिटहब पे भी एक पूरी रिपोजिटरी है जहाँ पे डिफरेंट पूरी कम्युनिटी आके क्या नाम है उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रही होती है, और वहां से गेन भी कर रही होती है अपने सीम के ऊपर कौन सा रूल बनाया जाए कौन सा नहीं वगैरह। अच्छा जी, उसका जनरल अच्छा, पहले राइट साइड के ऊपर कुछ सीम हैं जो कि आपको इस चीज को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, इस ओपन सोर्स पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो क्या है, उसके अंदर विंडोज डिफेंडर ATP है, एज्योर सेंटिनल है, वी हैव आर्कसाइट, और ये जो सिंबल बना हुआ है गोलागंडा, ये जो है जहाँ पे काफी देर गोल गोल घूमता रहा, ये है इलास्टिक सीम। फिर उसके ऊपर स्प्लंक, सुमो लॉजिक, क्यूरेडार, IBM क्यूरेडार, RSA, नेट विटनेस, ये चंद टूल्स हैं जो इनके इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली, और जो कि इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनके अपने पास इनके अपनी डिफरेंट AQL चलती है,
क्यूरीडार के अंदर, स्प्लंक के अंदर अपनी क्यूरी लैंग्वेज चल रही होती है, इलास्टिक में अब ओपन सर्च आ गई है, या फिर केबाना है, वी हैव। इसके अलावा एजोर सेंटिनल के अंदर केक्यूएल कुछ क्यूरी लैंग्वेज चल रही होती है। इनकी अपनी क्यूरी लैंग्वेज तो है, लेकिन ये इसे भी सपोर्ट कर रहा है। किस तरीके से, इसकी अभी हम डायरेक्ट आते हैं लाइक दिस। एक ये भी ओपन सोर्स है, सिग कन्वर्टर। ये क्या करता है, आपके सिग्मा रूल को जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है किसी भी फॉर्मेट में जिसके अंदर आपको चाहिए। मैंने स्प्लंक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये जो बैकएंड है ना, यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्यूरेडार है आपके सामने, सेंटिनल-1 जो कि ईडीआर है उसका भी आपके सामने, ओपन सर्च मतलब कि इलास्टिक के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये आपको खुद ही कन्वर्ट करके देगा। इसके अंदर आप डालो एक जेनेरिक सिग्नेचर सिग्मा का, और ये आपको उसका कन्वर्ट करके दे देगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसमें आपको चाहिए। मैंने अभी किसके अंदर किया हुआ है, मैंने अभी स्प्लंक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। स्प्लंक के अंदर क्या क्यूरी बनेगी, अच्छा जी, मैंने रूल क्या लिखा है, टेस्ट रूल है। और जेनेरिक बस मैंने बना दिया। अभी मुझे पता भी नहीं है ये फॉल्स पॉजिटिव जनरेट करेगा या नहीं, लेकिन नहीं करेगा। जो चीज़ें मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है दे आर प्रॉपर की लॉगिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर टेक्निक डाल दी टेक्स्ट के अंदर कि भाई माइट्रे की कौन सी टेक्निक के अगेंस्ट ये बना हुआ है, और चीज मूव होती है। नाइस। अच्छा जी, इसके अंदर अगर मैं इसे जूम कर दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यस, लाइक दिस। अच्छा जी, इसके अंदर जनरल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है, सिग्मा की टाइटल से लेके आपका जब तक लॉग सोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रही ना, ऊपर जितने भी टाइटल हैं ये सब हैं आपके आइडेंटिफायर के रूल को किस तरीके से किसी भी कस्टम किसी भी दूसरे सीम के अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्या नाम है, टैग्स आते हैं आगे वाले जो कि असल में काम कर रहे होते हैं यहाँ तक। ये ये जो पूरा लॉग सोर्स से लेके कंडीशन तक है ना, ये आपको कंसिस्ट करता है सिग्मा रूल के अंदर। लॉग सोर्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप पर्टिकुलर लॉग सोर्स कौन सी ले रहे हो। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि लॉग सोर्स के अंदर जो प्रोडक्ट है ना वो विंडोज के लॉग्स होने चाहिए। विंडोज के अंदर मुझे चाहिए पावर शेल की स्क्रिप्ट के लॉग्स। उसके अंदर मैं डिफाइन मैंने कर दिया कि भाई बाय डिफॉल्ट जो है ना पावर शेल स्क्रिप्ट से जो लॉग्स होते हैं वो अनेबल नहीं होते, आपको अनेबल करने हैं। तो मैंने इसके अंदर रिक्वायरमेंट डाल दी कि भाई इस यूज केस को अगर आप इन्वायरमेंट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर हंट करना है इसके ऊपर, तो उसके लिए आपको रिक्वायर है कि आप पहले स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग जो है वो अनेबल करवाओ अपने इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर अपने एंड पॉइंट के अंदर, या फिर किसी सर्वर के ऊपर जिसके ऊपर आप कर रहे हो ये काम। उसके बाद आप लिखना शुरू करते हो लॉजिक, जिसके अंदर आती है पहले डिटेक्शन। डिटेक्शन के अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शंस बना रहे होते हैं। मैंने पहली सिलेक्शन को नाम दिया सिलेक्शन बेसिक। मैं यहाँ पे सिलेक्शन बेसिक की जगह कोई दूसरा नाम भी दे सकता हूँ। बेसिक की जगह मैं कर दूँ फाइनल, या फिर सिलेक्शन भी हटा दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइनल। ये मेरे बस आइडेंटिफायर होगा यहाँ पे। फिर उसके नीचे मैं लिखूंगा भाई मुझे स्क्रिप्ट ब्लॉक टेक्स्ट जो है ना उसकी फील्ड के अंदर कंटेन करती हो, मतलब कि उसके अंदर एग्जिस्ट करता हो कैट डैश की स्ट्रोक्स। ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है पावर शेल की स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने एक और सिलेक्शन बनाई हाई, सिलेक्शन हाई के नाम से, और उसके अंदर मैंने दो और लिख दिया। जरूरत नहीं थी, ये मैं काम ऊपर भी कर सकता था, ऊपर भी मल्टीपल मैं सिग्नेचर्स इंट्रोड्यूस कर सकता था। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, कंडीशन क्या करती है। अच्छा जी, उसके अंदर मैंने दो और जो हैं आपको फंक्शंस जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी। अब कंडीशन के अंदर आपका रूल असल में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपने बोला कि वन ऑफ, मतलब कि कोई भी एक, किसमें से, सिलेक्शन अंडरस्कोर, आगे मैंने कर दिया स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, वाइल्ड कैरेक्टर आपने मैट्रिक के अंदर GW बेसिक पढ़ी होगी 9 मैट्रिक के अंदर। अब तो नए बच्चे बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पुराना कोर्स था तो उस टाइम पे GW बेसिक पढ़ता था। तो उसके अंदर क्या मिलता था हमें, उसके अंदर डिफरेंट वाइल्ड करेक्टर्स का हमें बताया जाता था कि सवालिया निशान जो है वो एक कोई रैंडम करेक्टर को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से स्टार का था कि कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये वो कुछ भी, जो वही वाली लॉजिक है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, कुछ भी हो सकता है सिलेक्शन अंडरस्कोर के आगे। और उसके अंदर से कुछ भी जो आ रहा है ना, अगर कोई एक भी उसके अंदर रिजल्ट मिल रहा है तो मैच हो गई कंडीशन, इसके ऊपर आपका रूल बच जाएगा, या फिर आपका जो थ्रेटन्ड है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव के ऊपर कोई फॉल्स पॉजिटिव के लेजिटिमेट सिनेरियोज हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिख दें। वैसे इसकी कोई ऐसे जरूरत नहीं होती। फिर बाद में हमने इसका सेवेरिटी लेवल असाइन कर दिया। हमने बोला यार ये मीडियम सेवेरिटी का, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्टिविटी हो जाए तो ये मीडियम सेवेरिटी की होगी। तो ये जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर था
हाउ यू राइट अ सिग्मा रूल। अच्छा, इस पूरे रूल को मैंने लिखा है, इसके अगेंस्ट मुझे स्प्लंक ने क्या दिया, स्प्लंकी क्यूरी ने। स्प्लंकी क्यूरी ने इस पूरे रूल को पढ़ा और छोटा करके मेरे सामने एक क्यूरी पेश कर दी, जिसे मैं हल्का बुल्का आगे पीछे एडिट करूंगा और मेरे सामने बन जाएगी। वो क्या है, उसने बोला स्क्रिप्ट ब्लॉक टेक्स्ट की फील्ड के अंदर अगर आपको आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, स्टार स्टार गेट डैश की स्ट्रोक्स मिले, और या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला, और स्क्रिप्ट ब्लॉक टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ये वाली कमांड या फिर ये वाली कमांड। अगर इनमें से कुछ भी आपको मिल रहा है तो मेरे सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दो। उन्होंने सिंपल क्यूरी लिख दी, इस पूरी को उसके अंदर कन्वर्ट कर दी। अब यहाँ पे बिलफर्ज अगर ये मैं रिपोजिटरी के अंदर डाल दूं और कल को आप रिपोजिटरी से ये उठाते हो ये वाला रूल मेरा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सेक कन्वर्टर पे डाला और यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे आपने लगाया स्प्लंक, स्प्लंक में जाता हूँ और यहाँ पे उसने आपके सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, स्प्लंक के अलावा और कहीं आ रहा है, क्यूरेडार के ऊपर करके देख लीजिए, क्यूरेडार के ऊपर खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया रूल। ये आसानी की आपके सिग्मा ने कि आप अब प्रोएक्टिवली और तेजी से इन एन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी आप तेजी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस कर सकते हो। दिस इज बट आ सिग्मा सिग्नेचर इज। अब मैंने अगर 11 भी मैंने वैसे डिटेल में तैयार कर लिया था, लेकिन अगर मैं 11 के ऊपर आता हूँ ना इतनी जल्दी, तो आप फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए ये करते हैं कि हम बस 11 के ऊपर ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम भी तकरीबन कंप्लीट हो गया, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड Q&A। अच्छा जी, व्हाट इज 11? लॉग एनालिसिस की तो हमने बात कर ली। व्हाट इज 11? अ डिटेक्शन रूल सिस्टम फॉर फाइल्स, फाइल्स की डिटेक्शन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो एंटीवायरस, ईपीपी या फिर ईडीआर जो होते हैं आपके, कोई भी आपके एंड पॉइंट के ऊपर फाइल आ रही है ना, उसे उनके पास एक मेमोरी थोड़ी सी एलोकेट कर देते हैं, जिस जो कि उनका सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर उस फाइल को डालते हैं और बिहेवियर एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर कोई मलिशियस तो नहीं है। और वो जो कुछ मलिशियस तो नहीं है, वैसे वो लोग पता लगाते हैं कि उसके अगेंस्ट उन्होंने 11 रूल्स, फाइल एनालिसिस के रूल्स लिखे हुए होते हैं, और जिनके जो अगर ट्रिगर होते हैं तो वो कैटेगराइज कर रहा होता है उस फाइल को अगेंस्ट अ थ्रेट। जैसे कि आप अक्सर वायरस टोटल के ऊपर कोई मलिशियस चीज को भी सर्च करोगे ना, वायरस टोटल इज ओपन टीआई प्लेटफॉर्म, जिसके पास काफी सारे के सारे जो आपके सिक्योरिटी वेंडर्स हैं, कैस्परस्की हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पोलो अल्ट हो गया, फोर्टिनेट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म जमा हुए हैं, और वहां पे आपको इन सबके अगेंस्ट रिजल्ट मिल जाता है। कोई भी आप फाइल का हैश डालो, वो आईपी डालो, तो वहीं पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है कि किस वेंडर ने उसे क्या रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो वो आपको वहां से ओपन टीआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो वहां पे वो जिस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, वो होता है 11 रूल का नेम, या फिर उनके जो फाइल एनालिसिस का जो नेम है ना उनके रूल का, उससे वो आइडेंटिफाई हो रहा होता है। और वो यूजुअली अगर स्नोड का आप देख रहे हो ना, तो स्नोड वहाँ पे 11 रूल का नाम लिखा हुआ होता है स्नोड पे, क्योंकि स्नोड प्राइमरीली यूज ही सिर्फ 11 के ऊपर कर रहा होता है। अच्छा जी, नाउ वी हैव our detection rule, our detection rule system for files based on defined patterns और characteristics, defined patterns और characteristics के ऊपर आपका 11 रूल जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, डेवलप्ड बाय विक्टर एल्वारेज, जो कि वायरस टोटल से बिलोंग करता है, मतलब ये वायरस टोटल जिस प्लेटफॉर्म का मैंने अभी आपको बताया वहां से। ओपन सोर्स सिस्टम है विच इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर मेलवेयर हंटिंग, मेलवेयर हंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .var होती है इसकी एक्सटेंशन, मतलब जो इसकी जो फाइल बनेगी वो .var होती है, जैसे .exe होती है ना वैसे। अच्छा, फिल्ट्रेशन और हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, इसके प्रोज क्या है? इसके प्रोज क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड और शेयरेबल। अंडरस्टैंड करना आसान है, आगे अभी हम देखेंगे। एक फॉर्मेट की मैंने पिक्चर लगाई हुई है, लिखा भी था, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, उसके अलावा टाइम भी कम है, तो वी विल जस्ट गेट थ्रू इट। 23 है, वैसे कल इरादा तो नहीं था, टाइम बचना था तभी करना था, लेकिन है। कॉन्स क्या है हमारे इसके? कॉन्स ये है कि रन स्लोली ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। अगर आपके पास ज्यादा फाइल्स हैं और हर फाइल को आप एनालाइज कर रहे हो, तो बिलफर्ज किसी ने 1 लाख एंट्रीज आपको भेज दिया, हर एंट्री की एक अलग लॉग फाइल बनी है। फॉर इंस्टेंस सीम जो है वो लॉग्स को एक एक फाइल बना के भेज रहा होता है,
तो उसने 1 लाख लॉग जनरेट किया हुआ है आपके पास, वो 1 लाख को आप बैठ के देख रहे हैं, तो स्लो कर देता है आपके प्रोसेस को थोड़ा कंप्यूटर के। इश्यूज रनिंग अगेंस्ट फाइल्स दैट आर पैक्ड और हैविंग ऑब्फस्केशन। डॉनकी होते के अंदर जब हमने डिस्कस किया था ऑब्फस्केशन को, तो उसके अंदर हमने यही बात की थी कि ऑब्फस्केशन होती है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। क्यों डिटेक्ट नहीं हो पाता? क्योंकि उसके अगेंस्ट जो उन्होंने डिटेक्शन रूल्स लिखे हुए हैं ना, वो उन्होंने लिखे हुए स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स के ऊपर, जो कि ऑब्फस्केट होने के बाद हम ऑब्फस्केटेड स्ट्रिंग्स को तो डिटेक्ट नहीं कर सकते ना। हो सकता है लेजिटिमेटली डॉलर एंड हैश वगैरह के साइन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हु नोस हम उसके ऊपर वरना बहुत ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव जनरेट होने चले जाए। तो मतलब एक इश्यू आता है हमें ऑब्फस्केशन जब वही होते हैं फाइल की, तो उसे डिटेक्ट करने में। ये कॉन्स हैं जो अभी भी हमें यारा के अंदर दिख रहे होते हैं। नीड टू बी रिटन मैन्युअली। अच्छा, मैन्युअली राइट करना होता है, ये कोई ये नहीं है कि ऑटोमेटेड है, आपने बस क्यूरी चला दी और हो गया। चुन्नी मुन्नी प्रोग्रामिंग जरूरी होती है, मतलब कि अभी आपको सिग्मा मैंने बताया था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा। वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सिक्योरिटी माइंडसेट, कि आप सिक्योर करने बैठे हो। वट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो कल से अब तक हुआ है और जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ, इट इज द अप्रोच ऑफ अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो कि किसी इन्वायरमेंट को सिक्योर कर रहा होता है बैठ के। उसे किस तरीके से सोचना चाहिए। अच्छा जी, राइटिंग 11 रूल्स। 11 रूल्स किस तरीके से राइट किए जाते हैं? उसके अंदर आप टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि अगर आपको फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग दिखे, कोई हेक्स स्ट्रिंग दिखे पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा, हेक्स स्ट्रिंग क्या होता है कि जब आपका जो प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है मशीन लर्निंग मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो बीच में उसकी एक स्टेज जाती है जिसके अंदर वो हेक्स फॉर्म में होता है, कि आपको क्या नाम है हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर कोड लाइन वाइज हुआ दिखेगा। तो वो वैसी स्ट्रिंग्स भी इसके अंदर बन रही होती हैं। फिर इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन, रिजिक्स, रिजिक्स भी आप लिख सकते हो डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा 11 के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, ऑल एंड एनी, एस्की। एस्की के अंदर आप एस्की कोड आगे लिख दोगे कि जिसके ऊपर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो। वही कंडीशन जो कि हमने उसके अंदर सिग्मा में पढ़ी थी, कंटेन वगैरह वगैरह काफी सारी। अच्छा जी, नाउ दिस इज अ सैंपल जिसके अंदर हम एक वानाक्राई जो रैंसमवेयर है उसे डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। कैसे? हमने रूल का नाम लिखा, रूल नेम जो है वो होगा वानाक्राई, और हमने पैरेंथेसिस खोल दिया। उसके अंदर हमने बोला यार हम इसे डिटेक्ट करेंगे स्ट्रिंग से। ठीक है, वानाक्राई जब आया था तो वानाक्राई के जो फाइल्स थी उसके अंदर वानाक्राई सीधा सीधा लिखा हुआ था। तो उसके ऊपर हमने एक बेसिक सा रूल बना दिया कि भाई अगर वानाक्राई हमें बीच में लिखा दिख रहा है ना अलग अलग तरीकों से, तो जब ट्रिगर हो तो उस फाइल को अगेंस्ट कौन से रूल नेम ट्रिगर करे, वानाक्राई_1 पे। अच्छा जी, उसके अंदर क्या है, हमने वही किया कि $S1 जो है ना, वो हमारी सिलेक्शंस हैं जो कि हम सिग्मा में सिलेक्शंस पढ़ रहे थे। हमने 7 सिलेक्शंस बनाई जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हमने वाना कराई लिखा। ओप्स योर फाइल हैव बीन इनक्रिप्टेड, वाना डिक्रिप्टर, .w वाना कराई एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ICACLS डॉट अंडर। जब हमने स्लैश लगा दी ना, फॉरवर्ड स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश जो होती है वो आपके क्या नाम है रिजिक्स को ऑन कर देती है, रिजिक्स के जो वो है जनरल। लेकिन चूंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है तो अभी रिजिक्स ऑन नहीं हुई। अच्छा, ये रिजिक्स हमने ऑन किया, उसके अंदर हमने लिखा हुआ ग्रांट एवरीवन, फिर बाद में डबल डॉट लगाए एफ डिटेक्ट हो अंडर क्या नाम है स्लैश के अंदर TCQ वाइड एस्की नो केस एस्की के हमने टेस्ट केसेस काफी सारे बनाए। और हमने फिर आगे कंडीशन लगाई कि भाई एनी ऑफ दैम, कोई एक भी मीट होता है आप ट्रिगर कर दो। दिस इज इन अ नटशेल व्हाट आ यारा सिग्नेचर इज। और उससे पहले हमने पढ़ा व्हाट आ सिग्मा सिग्नेचर इज, नहीं, व्हाट आ सिग्मा सिग्नेचर इज। और जो यारा सिग्नेचर और सिग्मा सिग्नेचर और जो हमने कल थ्रेड हंटिंग की लॉगबिट के ऊपर और माइटर के ऊपर बात की, दीज आर द थिंग्स जो कि आप अभी इंडस्ट्री में निकल के देखोगे। आप दूसरे एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट से बात करोगे, सिक्योरिटी कंसल्टेंट से बात करोगे, डिफरेंट सीनियर पोजीशंस वालों से बात करोगे, तो हर कोई इस पे काम नहीं कर रहा। दे आर स्लोली मूविंग टुवर्ड इट। लेकिन चूंकि उन्होंने इतनी एक्सेसिव हायरिंग कर लिया, हर किसी को भर्ती कर लिया, तो ड्यू टू दैट वो इतनी टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। तो हो सकता है आपको इंडस्ट्री के अंदर शुरू में ये चीजें ना मिले, लेकिन अगर आपको ये चीजें आती हैं और आपकी सीवी के अंदर लिखा हुआ है कि यू नो हाउ टू वर्क ऑन सिग्मा रूल्स, हाउ टू वर्क ऑन यारा रूल्स, you have done detailed analysis and have made rules on particular cyber attacks,
तो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स जो कि सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज इन रियलिटी व्हाट द साइबर सिक्योरिटी इज। एक डिफरेंट जॉब होती है एज सीम एडमिनिस्ट्रेटर की, वो यूजुअली डिपेंड करती है कि भाई सीम क्या है, वो अलर्ट किस तरीके से जनरेट करता है, उसके अंदर कमांड्स क्या लगानी है वगैरह वगैरह। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो कोई बंदा किसी टूल के ऊपर बैठ रहा है तो वो सीख सकता है। जैसे कि आप एक आईडी, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर आप विजुअल कोड्स चलाना शुरू करते हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टम आईडी चलाना शुरू करते हो तो आप पहले उससे थोड़ा सीखते हो। तो वो सीम्स जो होते हैं वो आपके यूजुअली आप सीखने के लिए होते हैं, आप थोड़ा सीख लो कि किस तरीके से क्या काम करना है। लेकिन जो काम करना है इट इज दिस, आपको ये चीज आनी चाहिए। और ये नहीं है कि आपको एक दिन के अंदर आप माहिर हो जाओगे, मगर ऑन अ लॉन्गर रन आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए। बिकॉज टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ द बूट कैम्प, तो मैंने कोशिश की कि आपको यार और सिग्मा रूल से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन लेटेस्ट ऑन द साइड ऑफ डिटेक्शन इंजीनियरिंग। और this is all for the session of today. Now if you have any questions you can ask. सर आपने इन्फो सीलर की बात की थी शुरू में, जिसमें पासवर्ड अच्छा, भी हाँ, स्टील। इन्फो सीलर की बात की थी। उसके अंदर क्या मैंने शायद बता दिया था कि वो किस तरीके से और कौन कौन सी, मैंने तो एक दो एग्जिक के भी नाम ले लिए थे। उसके ऊपर आप जी खुद जी एक्सप्लॉइट बना के एक्सप्लोर कर सकते हो डाटा। उसके जी। ऊपर क्या तो पूछना सर उसके ऊपर ये पूछना है कि आपने कहा था ना कि पासवर्ड स्टील कर सकता है जो अटैकर है उसके थ्रू, है? तो इसमें कुकीज और सेशन भी स्टील करते हैं वो? इंडीड, कुकीज और सेशन, वो जो हमने बात की थी ना वो टोकन्स की, वो टोकन एक बार जनरेट हो गया ना, और अगर आपके जी हाथ में वो टोकन लग गया तो आप जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर आप बर्ड सूट से इंटरसेप्ट करो, और इंटरसेप्ट करने के बाद वो टोकन डाल के उसके पेलोड के अंदर आगे भेज दो। और इस तरीके से आपके सामने वो ऑथ किए बगैर और बगैर कुछ किए बगैर आपके हाथ में सिर्फ टोकन आया था, टोकन मैनिपुलेशन के जरिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली कुकीज डू इन द बैकग्राउंड। हमें पता है भाई कुकीज एक्सप्लॉइटेशन होते कैसे होती है, ऐसे होती ओके मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी सिक कन्वर्टर का बताया था, तो है। उसके अंदर हम जिस टैब में थे ना वहां पे rule.yml लिखा हुआ था। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग कोई भी रूल पहले YML में लिखेंगे फिर वी आर एबल टू कन्वर्ट इट इन एनी इंजन वगैरह इस तरीके से, या कोई भी लैंग्वेज को वो चेंज कर, जैसे तो जो हम लोग का जैसे हम लोग कंटिन्यू वजू में कंटिन्यू एक्सएमएल या फिर जेसन यूज करते हैं, वजू में जैसे हम लोग जेसन या फिर एक्सएमएल यूज करते हैं, तो हम वो लिखकर कन्वर्ट करवा सकते हैं उसको क्यूरेडार पे, या फिर हमें YML की लैंग्वेज में ही लिखना है और फिर उसको कन्वर्ट करवाना है? नाइस, गुड क्वेश्चन। अभी आपको दिखाते हैं जादू। हम्म, और दूसरा वो कहाँ पाइपलाइन गया डॉट से YML भी था, उसका भी एक ओवरव्यू दे दें। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर मुझे फिर से आधा पौन घंटा लगाना पड़ जाएगा, तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। लेट्स गेट टुवर्ड, आपने बोला कि भाई एक्सएमएल के अंदर भी होता है ये और किस तरीके से कर सकते हैं, तो लेट्स गेट टुवर्ड इट। एक्सएमएल है यहाँ पे, लास्ट सर्च के अंदर शायद नहीं, नहीं एक्सएमएल फॉर्म आती तो है कहाँ, ओपन सर्च डॉट था। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा। इस पूरे रूल को करते हैं हम कॉपी और करते हैं फिर हमने खोला ये, यहाँ पे हम गए अंदर, यहाँ पे हमने खोला हम जेसन फॉर्मेट, सॉरी मैंने सिर्फ वो शेयर किया हुआ है ना। लेट मी शो यू गाइस, यार पूरी पूरी स्क्रीन शेयर कर दो, बार बार शेयर करना पड़ा। यस, वी हैव अनदर एप्लीकेशन जो कि सेम से कन्वर्टर वाला काम कर रही होती है। इन्होंने थोड़ा सा और चीजें हमें दी हुई हैं, जिसके अंदर आपने जो बात की थी वजू की, वो किसके ऊपर, एक्सएमएल के ऊपर काम कर रहा होता है। तो एक्सएमएल भी जनरल फॉर्मेट बन सकता था लेकिन नहीं बना, वाईएमएल बन चुका है। अब हमने वाईएमएल के अंदर पूरा कोड लिखा और उसे ट्रांसफर कर दिया एक्सएमएल के अंदर, और यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा रूल बन गया इसका ऑलरेडी, ये रहा।
सो दिस इज हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड। अच्छा जी, आपका जो प्राइमरीली क्वेश्चन था कि YML, जैसे कि 11 रूल का हमने बताया था ना कि .var के अंदर वो रूल बनता है, इस तरीके से ना हर सीम के ना अब जो उसका रूल होता है, अगर आप उसकी डायरेक्टरीज के अंदर जाओगे ना, जिस भी सीम जिस भी लिनक्स के ऊपर डिप्लॉयड है या फिर विंडोज के ऊपर डिप्लॉयड है, तो उसके रूल इंजन के अंदर जब जाओगे, रूल इंजन की जब फाइल खोलोगे, तो उसके अंदर हर रूल का अगेंस्ट ना एक फाइल बनी होगी, उसकी एक फाइल बनी होगी जिसके अंदर उसका लॉजिक लिखा हुआ होगा। वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होता है, तो इनका किस फॉर्म में होता है, इनका .yml और 11 का .var के अंदर होता है। तो इनका यूजुअल फॉर्मेट है ये, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। अच्छा जी, फिर दूसरा कि आप XML के ऊपर भी ये काम कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, हर सीम XML को कैटर नहीं करता, लेकिन काफी सारे सीम जो हैं क्या बोलते हैं, सिग्मा सिग्नेचर्स को सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। सो यस, और जैसे कि आपका XML एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपके पास YML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, विच इज नॉट दैट हार्ड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। यस, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, वो pipeline.yml का रह गया, वो ये एक ओवरव्यू दे दें कि वो क्या था। एक रूल है, एक पाइपलाइन है। अच्छा, आप इसके अंदर ना अपनी पाइपलाइन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसके अंदर रूल को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर XDR लिख दो, या फिर इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट पाइपलाइंस आ रहे होते हैं कि आप किसके अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो रूल को। अगर आप क्यूरडार के AQL के अंदर लिखवाना चाह रहे हो, कि यहाँ पे इन्होंने बैकएंड के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपको बस जो है IBM क्यूरडार के अंदर ट्रांसफर करना है, लेकिन पाइपलाइन आपको एक्जैक्टली बताएगा कि IBM क्यूरडार के अंदर उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। IBM क्यूरडार AQL पेलोड के अंदर करना है या फिर AQL की फील्ड्स, तो वो आप पाइपलाइनिंग के जरिए डिसाइड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि हर सीम के अंदर ना आप उनकी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कैटर करने के लिए ना आपको एक और उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया पाइपलाइन की, जिससे आप अपने सीम को जो है थोड़ा बहुत वो कर सको, क्या बोलते हैं उसे, कैलिब्रेट कर सको अपने सिग्मा रूल के साथ, ताकि आप कन्वर्ट करो तो आपको कम से कम चेंजेस करने पड़े रूल के अंदर। तो जनरली ऑन नटशेल यही काम करता है। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? चले शेयर भाई, मेरे ख्याल क्वेश्चन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने तीनों दिन हमारे साथ रहे, आज भी रहे या कल भी रहे या एक दिन भी रहे, उन सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं दोनों स्पीकर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से जो है वो टाइम निकाल के जो है ना वो एक प्रॉपर एक बूट कैम्प इनकी बदौलत ही ये पूरा हुआ है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर भी और मजीद बूट कैंप्स करवाएं। लिंक्डइन पे भी हमें ज़रूर टैग करके जो भी आपका एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम मजीद इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से अरेंज कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन, और अगेन शेयर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी का और कोई क्वेश्चन रहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भाई से डायरेक्ट जो है वो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह एवरीवन। खुदा हाफिज़।